हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रेक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पंचायती राज व्यवस्था के थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यू सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। आज हम पंचायती राज व्यवस्था के थ्योरी सेक्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था होती क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है और भारतीय संविधान में इसको कहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि ये डेमोक्रेटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। देश में जितने भी गांव हैं उनको ग्राउंड लेवल पर या गांव के लेवल पर स्थानीय स्वशासन दे देना, खुद के डिसीजन खुद लेने की पावर दे देना और ऊपरी सत्ता का इसमें कोई भी हस्तक्षेप ना होना पंचायती राज व्यवस्था का प्रमाण है। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपरी सत्ता के द्वारा जो पावर्स होते हैं वो निचली सत्ता को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, या फिर राजनीति के जो निचले व्यक्ति है उनको स्थानांतरित कर दिए जाते हैं गांव लेवल पर, ताकि वो अपने डिसीजन स्वयं ले सके। यही कहलाता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या फिर पंचायती राज। इसका फायदा यह है कि पंचायती राज व्यवस्था देश के आम नागरिकों की देश के विकास और देश की राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित करती है। देश का अंतिम व्यक्ति भी देश की राजनीति में भाग ले सकता है, भारत के विकास में योगदान दे सकता है। यही पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। अगर इसके अन्य उद्देश्य की हम बात करते हैं, इसका दूसरा एक सटीक उद्देश्य देखने जाते हैं तो इसका उद्देश्य है गांव को सक्षम और मजबूत बनाना नीचे के लेवल पर, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं देश की लगभग 70% आबादी अभी भी ग्रामीण आबादी है। तो अगर आपको देश का विकास करना है तो आपको जरूरी है कि गांव का विकास करना पड़ेगा, और गांव का विकास तभी हो सकता है जब ग्रामीण लेवल पर, गांव के लेवल पर जो लोग हैं जो उन समस्याओं को समझते हैं उनको पावर्स ट्रांसफर की जाए अपने लोकल समस्याओं के समाधान के लिए। अब अगर गांव का विकास करना है तो विकास किस किस चीज का होना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा का विकास होना चाहिए। शिक्षा के विकास से ही गांव का विकास होगा और उसी के द्वारा देश का विकास होने वाला है। इसके अलावा स्वच्छता बनी रहना चाहिए गांव में। स्वच्छता, शिक्षा, ये मूलभूत आवश्यकता मानी जा सकती है। इसके अलावा गांव में अगर हम बात करें तो जल संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए तालाबों का निर्माण एक मुख्य रिक्वायरमेंट है, और इन सभी के आधार पर गांव के संपूर्ण विकास में जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है, जो भागीदारी दे सकता है, वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि गांव कहीं ना कहीं गांव का विकास एग्रीकल्चर पर ही टिका होता है। तो इस तरह गांव को सक्षम और मजबूत बनाने के लिए इन सभी एलिमेंट्स जो कि गांव के विकास में मूलभूत साबित हो सकते हैं, इनका विकास होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ग्रामीण लेवल पर इन क्षेत्रों में काम करने के लिए ग्रामीण स्तर पर अधिकार दिए जाने चाहिए। वही कहलाता है पंचायती राज। इसीलिए भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1992 में। 1992 में 73 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, और इसके द्वारा जो ग्राम पंचायत है उसके अधिकार और उसके दायित्वों को सुनिश्चित किया गया कि पंचायती राज को क्या क्या पावर्स दिए जाएंगे ग्राम लेवल पर, उनके उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगी, इनको निर्धारित किया गया। और भारत में संवैधानिक दर्जा देकर राज्य के लिए या स्टेट के लिए उसे बाध्यकारी बनाया गया कि स्टेट, जो भी स्टेट की डेफिनेशन की अगर हम बात करते तो वो हर बॉडी जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, चाहे वो सेंट्रल में संसद हो या राज्य में विधानमंडल, तो स्टेट पर यह बाध्यकारी किया गया कि उनको पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना ही पड़ेगा। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 में 16 आर्टिकल्स को सम्मिलित किया गया था। कितने आर्टिकल को? 16 आर्टिकल्स को, जो कि पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। और इनका प्रावधान संविधान के आर्टिकल
243 ए से लेकर 243 ओ तक देखने को मिलता है। ए से ओ तक 16 आर्टिकल ऐसे बनाए गए जो कि पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि केवल 8 शेड्यूल थे जब संविधान लागू हुआ। बाद में आगे चलकर 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11 और 12th शेड्यूल जोड़ा गया था। इसमें से 11th जो शेड्यूल है भारतीय संविधान की, वो पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है और पंचायतों को अधिकार दिए जाने की बात करती है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और पंचायतों को 29 विषय पर या 29 सब्जेक्ट पर कानून बनाने की शक्तियां दी गई। 11वीं अनुसूची में काफी क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि 11th शेड्यूल में, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, पंचायतों को कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो पंचायतों को 29 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। और इस संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज में विलेज लेवल पर या गांव लेवल पर ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई, इसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति के गठन की बात की गई और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद के गठन की बात की गई थी। तो इस तरह पंचायती राज व्यवस्था में हमको भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है 73 अमेंडमेंट के द्वारा। कब किया गया था? 1992 में। अब यहां पर यह याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय, मतलब पंचायतों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्यों को दिया गया है। नॉर्मली तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है, लेकिन अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वो राज्य 2 स्तरीय पंचायती राज से भी काम चला सकते हैं। ऐसा भी प्रावधान हमको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में देखने को मिलता है। आई होप समझ में आओगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है, 73 अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और राज्यों पर बाध्यकारी किया गया था। तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि क्या मूल संविधान जो कि 1950 में लागू हुआ था उसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है? तो बिल्कुल देखने को मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था के एलिमेंट्स हमको कहीं ना कहीं मूल संविधान में भी देखने को मिलते हैं और ये हमको देखने को मिलता है डीपीएसपी में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भारतीय संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी दिए गए और इसी के तहत ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान आर्टिकल 40 में उल्लेखित किया गया। गांधी जी की अवधारणा थी कि भारत गांव में बसता है और अगर आपको भारत का विकास करना है तो जरूरी है कि गांवों का विकास किया जाए। उनकी इन्हीं अवधारणा को सिद्ध करने के लिए गांव को ग्राउंड लेवल पर पावर दिए जाए, इसीलिए डीपीएसपी में आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात करता है। पर आप सभी जानते हैं कि उस वक्त तक पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था और न ही ये राज्य के लिए बाध्यकारी था, क्योंकि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की इच्छा पर डिपेंड करती है। उसका कर्तव्य कि वो लागू करे, लेकिन अगर वो लागू न भी करे तो भी आम नागरिक न्यायालय नहीं जा सकता वाद लेकर। तो इस कंडीशन में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ही जब पूरा भारत कहीं ना कहीं दंगे झेल रहा था, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा था, अकाल था, चारों तरफ गरीबी थी, तब ये रियलाइज हुआ इंडियन गवर्नमेंट को स्वतंत्रता के बाद कि एक ऐसी योजना होनी चाहिए जो कि ग्रामीण लेवल पर, जो गांव के लेवल पर अशिक्षा को ख़त्म कर सके, ग्रामीण गरीबी को ख़त्म कर सके, वहाँ पर एग्रीकल्चर का विकास कर सके और ये जो समस्या है गांव के लेवल की उनको ख़त्म करने के प्रयास कर सके। तब 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। कब लाया गया? 1952 में। ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली गांव को ग्रामीण लेवल पर या ग्राउंड लेवल पर अधिकार दिए जाने की बात करता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम
ठीक है, जिसमें जनता की भागीदारी के द्वारा गांव के विकास को सुनिश्चित किया जा सके या सामुदायिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे रहे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो जाता है। तब इसकी असफलता की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है 1957 में, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, इसको याद रखिएगा, काफी एग्जामों में हमको देखने को मिलती है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित होती है और ये अपने सिफारिशें इंडियन गवर्नमेंट को देती है और ये कहती है कि अगर आपको गांव का विकास करना है तो आपको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को लागू करना पड़ेगा, और इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा दी। डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, और ये भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव देते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, जहां पर गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, आगे ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का या ब्लॉक समिति का गठन किया जाना चाहिए, और जिला स्तर पर विकास के लिए जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। इस तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन का सुझाव देती है बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश पर आगे चलकर सबसे पहली बार राजस्थान गवर्नमेंट पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम को पास करती है, और 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करते। भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज। और इसी के लगभग 7 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। इसको भी याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफी आते हैं। तो राजस्थान ने अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम को पारित किया, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, और दूसरा 7 दिन बाद आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ पर 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता दी। लेकिन जब तक स्टेट पे पंचायती राज व्यवस्था को बाध्यकारी नहीं किया जाएगा, तब तक पंचायती राज व्यवस्था लागू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऐसी कंडीशन में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो हुई देश में राजस्थान से, बाद में आंध्र प्रदेश ने भी अपनाया, लेकिन ये सीमित रह गया, आगे बढ़ नहीं पाया या फिर इसका विकास नहीं हो पाया, क्योंकि हर राज्य या गवर्नमेंट या स्टेट इसको लागू करने के लिए बाध्य थे ही नहीं। तब अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है 1977 में। यहां पर एक कमिटीज याद रखिएगा जो कि पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए बनाई गई थी। तब अशोक मेहता समिति 1977 में आती है और ये अपनी सिफारिशों में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव देती है, 2 स्तरीय पंचायती राज। तो यहां पर आपके लिए पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने, सबसे पहली कमेटी थी पंचायती राज पर। इसके बाद अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। 1977 में इस कमेटी का गठन किया जाता है और यह कमेटी कहती है कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, गांव लेवल पर मंडल पंचायत के गठन की इसने बात करी। सेकेंडली, जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की यह बात करती है। जो मंडल पंचायत उसने कहा था अपनी सिफारिश में, वो ग्राम पंचायत की जगह गठित करने की उसने बात की थी, है ना। ग्राम पंचायत की जगह पर आप मंडल पंचायत का गठन कर लो और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। यह सिफारिशें दी थी अशोक मेहता समिति ने 1977 में। आगे चलकर एक और कमेटी का गठन किया जाता है 1985 में, जिसका नाम था PVR कमेटी, मतलब PV राव समिति। 1985 में यह अपनी सिफारिशें देती है और अपनी सिफारिशों में यह कमेटी एक कदम आगे जाकर 4 स्तरीय पंचायती राज की बात करती है कि 4 स्तरीय पंचायती राज को भारत में अपनाया जाना चाहिए। अब अगर इन 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की बात करती है PV राव कमेटी। ओके, इस समिति, ये पहली ऐसी समिति है भारत में पंचायती राज पर
जिसने अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने की सिफारिश की थी। किसने? पीवी राव समिति ने, 1985। तो ये तीसरी कमेटी होती है जो कि हमारे लिए पंचायती राज पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली कमेटी जो कि बलवंत राय मेहता थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज। दूसरी आती है अशोक मेहता, द्विस्तरीय पंचायती राज की बात करती है। और फिर पीवी राव समिति 1985 चार स्तरीय पंचायती राज की बात करती है। इसने पहली बार अपनी सिफारिशों में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति को पंचायतों में आरक्षण की बात कही थी कि दिया जाना चाहिए। बाद में दो और इंपॉर्टेंट कमिटीज का गठन किया जाता है। 1986 में सिंघवी कमेटी गठित की जाती है पंचायती राज पर सिफारिश देने के लिए, और 1988 में थुंगन कमेटी का गठन किया जाता है। अब इन दोनों कमेटी को स्पेशली याद रखना, 1986 सिंघवी कमेटी, 1988 थुंगन कमेटी। इन दोनों कमेटी ने पहली बार अपनी सिफारिशों में, पहली बार सिंघवी कमेटी ने और उसी के बाद 1988 में थुंगन कमेटी ने, इन्होंने अपनी सिफारिशों में कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। सबसे पहले यह बात किसने करी थी? सिंघवी कमेटी ने करी थी, और उसी की सिफारिश को बाद में किसने दोहराया था? थुंगन कमेटी। और इनकी सिफारिश के आधार पर जब इन्होंने कहा कि अगर आपको पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लीगलाइज करना है, आपको फोर्सफुली लागू करना है, या फिर आपको उसको बनाए रखना है, तो आपको संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा और राज्यों को वहां पर बाध्य करना पड़ेगा। तब इनकी सिफारिशों के आधार पर 73 अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी हमने बात की थी, 1993 में लाया गया और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया भारतीय संविधान में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, भाग 9 में इसके तहत 16 आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 243 ए से ओ तक, और इसके अलावा 11th शेड्यूल को जोड़ा गया जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब यहां पर सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं क्योंकि काफी पूछा जाता है। 11th शेड्यूल में पंचायतों को कितने सब्जेक्ट पर पावर्स दी गई है? तो याद रखिएगा 29 विषय पर पावर्स दी गई है पंचायतों को 11th शेड्यूल के अनुसार। ओके, अब मैं आपको कैजुअली बता देता हूं कि 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी उसमें क्या क्या प्रावधान देखने को मिलते हैं, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, 73 संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को सबसे पहले राज्य सूची में शामिल किया गया। किसमें? राज्य सूची में। मतलब पंचायती राज राज्य सूची का विषय बनाया गया, इस पर राज्य कानून बना सकता है पंचायती राज पर। इस कानून के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1993 में कि ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, 20 लाख जनसंख्या से अधिक वाले जो क्षेत्र है वहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया जाना आवश्यक है। अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है तो ऐसे क्षेत्रों में 2 स्तरीय पंचायती राज लागू किया जा सकता है। ओके, और कुछ परिस्थितियों में 4 स्तरीय पंचायती राज, क्योंकि राज्य सूची का विषय है तो राज्य कानून बना सकते हैं। इसके अलावा इस कानून ने ग्राम सभा को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जैसे कि पूरी पंचायत को किया। और इसके अलावा यह प्रावधान किया गया कि पंचायतों के चुनाव हर 5 वर्षों में करवाए जाने आवश्यक है। तो कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। समय से पूर्व अगर पंचायतें भंग हो जाती है तो राज्य निर्वाचन आयोग 6 माह के अंदर उसके चुनाव कंडक्ट करवा लेगा। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव नहीं करवाता। स्टेट के इंटरनली जितने भी चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो यहां पर अगर पंचायत भंग होती है तो कितने माह के अंदर पंचायतों के चुनाव होंगे? 6 माह के अंदर। और पंचायतों के चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओके, इस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं को पंचायती राज में 1/3 सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1/3 सीटों पर इन्हें आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ओके,
आई होप समझ में आया होगा। एक ऐसा राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने यहां पर 50% से ज्यादा सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। तो यहां पर पंचायती राज के जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते उन सभी को मैंने आपको डिटेल में समझाया। आर्टिकल्स की हमने बात नहीं की है इंटरनली जाकर, क्योंकि वो नॉर्मली पीएससी जैसी एग्जामों में पूछे जाते। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। देखिए, अगर आप एसएससी का हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एसएससी का बैच लाइव चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं PSSCJ के नाम से। वहां पर आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट कोर्स पर मिल जाएगा। और अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो भी प्ले स्टोर पर रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको फैसिलिटी दी गई है। ओके, तो यहां पर हमने पंचायती राज व्यवस्था के थ्योरी सेक्शन को डिस्कस किया है, छोटे छोटे फैक्ट कलेक्ट किए हैं। अगले सेशन में हम यहां पर MCQs क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि पंचायती राज से हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है नेक्स्ट सेशन भी, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।